जी। नमस्कार। साहित्यिक टॉक विद गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जो साहित्यकारा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अपनी साहित्यिक यात्रा को साझा करने के लिए, तो उनके परिचय से पहले मैं उनके लिए दो पंक्तियाँ जो है कहूँगी कि जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं। जो दिल के हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम ही बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। तो जो मशहूर शख्सियत आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले मैं उनका परिचय देना चाहूँगी। ये एक मोटिवेशनल काउंसलर हैं और पेशे से एक प्राइमरी अध्यापिका भी रह चुकी हैं, और फिलहाल एक समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही हैं, जो कि महिला उत्थान, घरेलू हिंसा, बाल मजदूरी, रेहड़ी पटरी वाली महिलाओं के कानूनी अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती हैं। इसके साथ ही ये अनेक जो कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, उनमें भी पदस्थ हैं। जैसे श्री राधा कृष्ण वेलफेयर सोसाइटी में महासचिव हैं, डायमंड चिल्ड्रन डे केयर सेंटर की संचालिका हैं, गीतांजलि काव्य प्रसार मंच की अध्यक्ष हैं, ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच में भी ये अध्यक्ष हैं, काव्य मंजरी साहित्य मंच में राष्ट्रीय संयोजिका हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच गाजियाबाद इकाई की कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सरन शब्द गुंजन साहित्य मंच में उपाध्यक्ष हैं, और ब्रज के अनुपम रंग जो कि एक त्रैमासिक पत्रिका है, इसमें ये संरक्षिका भी हैं, और काव्य मंजरी साहित्य मंच में कोषाध्यक्ष हैं। इनकी जो है साहित्य में बहुत ही ज़्यादा रुचि है, और ये जो है हिंदी साहित्य में कहानियाँ लिखती हैं, गीत मुक्तक, छंद मुक्त जो है ये कविताएं भी लिखती हैं। और इनकी उपलब्धियों के बारे में बात करें तो बहुत ही ज़्यादा हैं, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। आगे हम इनकी साहित्यिक यात्रा में जो है उनकी चर्चा करेंगे। दिल्ली महिला आयोग से इन्हें महिला उत्थान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। वॉइस ऑफ क्राइम से महिला अपराध के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ से विद्या वाचस्पति से सम्मानित है ये। वैश्विक मंत्रालय एवं शिष्यत्व संस्थान युगांडा से डॉक्टरेट की उपाधि भी आपको मिली हुई है। इसके साथ ही अखिल भारतीय कबीर मठ सेवा संस्थान द्वारा कबीर कोहिनूर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया जा चुका है। ट्रू मीडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 पर महादेवी वर्मा सम्मान 2024 भी आपको मिला है। आशा सेवा संस्थान द्वारा बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए कार्य करने हेतु विशेष सम्मान भी आपको मिल चुका है, और नेशन फर्स्ट द्वारा समाज सेवा के लिए भी आप सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अलावा साहित्य समाचार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कविता प्रतियोगिता में भी काव्य पाठ के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय सृजनकार सम्मान मिल चुका है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान द्वारा भी सावित्रीबाई फुले सम्मान 2020 भी आपको मिल चुका है, और ट्रू मीडिया से गौरव सम्मान, और ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच द्वारा भी महिला सम्मान, जो कि 2020, 2021 और 2022 तीनों सालों में आपको ही मिला है। इसके साथ ही स्टोरी मिरर द्वारा साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए लिटरेरी कैप्टन अवार्ड वुमेन राइट नाउ सीजन 2 में सहभागिता के लिए प्रशस्ति पत्र भी आपको मिल चुका है, और दिल्ली पुलिस से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर सशक्त महिला साक्षरता सम्मान भी आपको मिल चुका है। मॉन्स प्रेसो पर कहानी लेखन के लिए आपको उत्कृष्ट लेखन सम्मान भी मिला है। काव्य मंजरी साहित्यिक मंच द्वारा साहित्य मंजरी सम्मान, साहित्य संकल्प सम्मान, अमृता प्रीतम सम्मान, काव्य रत्न सम्मान, भाषा शिरोमणि सम्मान, नारी शक्ति सम्मान, और काव्य मंजरी साहित्य भूषण सम्मान, काव्य मंजरी उज्ज्वला साहित्य सम्मान, कवित्री 2023 के साथ ही आपको अनेकों सम्मान भी मिल चुके हैं, और अनेक अंतर्राष्ट्रीय महिला काव्य मंचों पर आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मान जो है वो आपको मिल चुके हैं। जब आपके लेखन की बात करें तो आपकी साहित्यिक उपलब्धियां भी कम नहीं हैं। 2 एकल काव्य संग्रह आपके आ चुके हैं, जिनमें समर्पण और भावांजलि जो है विशेष हैं, और इसके साथ ही आप जो है
पुस्तकें जो है वो संपादित भी कर चुकी हैं। काव्य अक्षर है, काव्य सिद्धि मंच द्वारा काव्य सिद्धि है, काव्य मंजरी मंच की साझा संग्रह जो है 20-21 अपराजिता, प्रज्ञान ब्रह्म सहित लगभग 20 साझा संग्रह जो है आपके प्रकाशित हो चुके हैं, और 10 से ज़्यादा साझा संग्रह आपके प्रकाशनाधीन हैं, और 3 काव्य संग्रह जो हैं आपके, एकल काव्य संग्रह जो है अभी भी प्रकाशन के अधीन है, और 2 कहानी संग्रह जो हैं वो भी अभी आपके प्रकाशनाधीन हैं। और इसके साथ ही आप आकाशवाणी, रेडियो और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कविताओं, जो भी उनके मंच हैं, उनसे आप काव्य पाठ कर चुकी हैं। आपकी जो कविताएं हैं, कहानियां हैं, वो देश विदेश की प्रतिष्ठित समाचार पत्र और पत्रिकाओं में भी समय समय पर प्रकाशित होते ही रहते हैं। और भी इसके साथ आपकी जो ये साहित्यिक यात्रा है वो अभी भी जारी है। और बाकी की जो चीज़ें हैं वो मुझे लगता है कि मैं आपके परिचय में बहुत ज़्यादा समेट नहीं पाई हूँ। अब आपकी जो चर्चा होगी उसमें मैं समेटने की कोशिश करूँगी। तो एक बार गीतांजलि जी का हमारे मंच पर बहुत बहुत स्वागत है कि आज आप हमारे मंच पर आए। आपने इतना कीमती समय, आपका स्वास्थ्य जो है थोड़ा ठीक नहीं था, हाथ में आपके चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए हम सच में आपके बहुत आभारी हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद गरिमा जी, इतने स्नेह से आपने आमंत्रित दिया और इतने प्यारे शब्दों से आपने मेरा स्वागत किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने पटल पर मुझे आज आमंत्रित किया और मेरी साहित्य यात्रा के लिए कुछ चर्चा करनी चाहिए। और काफी समय हो गया था, हमें कभी व्यस्तता के कारण मैं नहीं समय दे पा रही थी। कई महीने हो गए हमें इस साक्षात्कार को टालते हुए, जी लेकिन जी देखिए आज वो दिन आ गया। जी। धन्यवाद गरिमा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत सुंदर साक्षात्कार के शब्दों से आप आमंत्रित करती हैं। और सच में आप जितनी प्यारी हैं उतना ही प्यारा आपका धन्यवाद। संबोधन है। धन्यवाद। और जैसा आपने मुझे बताया, मेरा बहुत बड़ा परिचय नहीं है और बहुत ज्यादा नहीं है, बस छोटा सा संक्षिप्त सा परिचय है कि थोड़ा सा साहित्य में रुचि रखती हूँ और थोड़ी सी समाज सेवा में मेरा समय जाता है। ये 2 छोटे से कार्य करती हूँ और उसी के अनुरूप आप लोगों के बीच में अपनी जगह बनाने का प्रयास कर रही हूँ। कितनी बनी कितनी नहीं बनी ये तो आप सब देखने, सुनने और चाहने वाले बता सकते हैं। पर जी मेरा प्रयास रहता है कि मैं सभी के साथ अपना संबंध मधुर बना के रखूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है हमारे बाद हमारी यही चीज रह जाती है। तो बिल्कुल। धन्यवाद आपका। और आपका आपका विशेषकर से आपका ये मुस्कुराता चेहरा देख के तो कुछ ना कुछ कहने का मन कर गया है कि इतनी स्वागत प्यारी है। हैं आप। तो क्योंकि पहली मुलाकात में आपने जिस तरीके से मेरे से मुलाकात की थी, तो मुझे लगा कि वास्तव में कोई शख्सियत है, बहुत प्यारी सी। ये तो तो बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? बिल्कुल, अंग्रेजी में एक कहावत है कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। तो अगर आप खूबसूरत हैं तो आपको सभी लोग जो है खूबसूरत दिख रहे हैं, बिल्कुल, अच्छे दिख रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, सभी सही बात बिल्कुल। है। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जी। तो चलिए अब आपकी जो साहित्यिक यात्रा है उसकी चर्चा हम शुरू करते हैं। तो जी। पहला प्रश्न जो कि मैं हर एक साहित्यकार से ही पूछती हूँ, आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है, लेखन में आप किस प्रकार आई? ये शुरू कैसे हुई आपकी साहित्यिक यात्रा जो हाँ, देखिए गरिमा जी, मेरा लेखन में जो मैं आई, इसे आना इत्तेफाक भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि मुझे विरासत में भी मिला। है? जी। मेरे पापा, जो मेरे पिताजी थे, उनका थोड़ा वो शौक था और वो उर्दू में लिखा करते थे। और उस समय जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना और वो पाकिस्तान से इंडिया जब आ गए वो लोग, तो पापा की कुछ नज़्में, कुछ छोटा-छोटा जो भी उर्दू में वो लिखते थे, कभी उन उर्दू के पेपर्स में मिलाप पेपर आता था और पेपर आते थे, उनमें छपती भी थी। तो कह सकते हैं कि गुण से मुझ में आया होगा, क्योंकि हम परिवार में 6 भाई-बहन हैं, लेकिन इस तरफ रुझान सिर्फ मेरा ही गया या मैं ही कह सकती हूँ। तो लिखना बचपन में शुरू कर दिया था, लगभग 8वीं 9वीं में रही होंगी तो कुछ ना कुछ कॉपी पे, स्कूल की कॉपी पे लिख दिया करती थी।
और घर में जब भी कोई डायरियां आती थी तो सबसे पहले वो पापा से होता था कि ये डायरी मैं लूंगी, जबकि और भाई बहन भी पढ़ने वाले थे तो मैं ही सबसे ज्यादा उन पर लिखा करती थी। एक बार स्कूल में डांट भी पड़ी, टीचर ने देखा कॉपी के पीछे, जब एग्जाम में कॉपी गई और उसके पीछे भी लिखा हुआ था कुछ, तो घर से बुलाया गया पापा को कि देखिए ये क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि रुझान शायद बचपन से ही था, और हम सभी में होता है मुझे लगता है कि ज्यादातर पर। लेकिन वही बात है कि पहले के जमाने में, पहले के समय में इतना ये प्लेटफॉर्म नहीं था, ये हाँ, नहीं था। आजकल जो सोशल मीडिया चल पड़ा और सबको बड़ा अच्छी इस तरह से प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपनी बात कहने और सुनाने का। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले का लेखन था सिर्फ डायरियों तक ही सीमित रह जाता जी बिल्कुल। था, और वो ही डायरियों में ही सीमित था। तो कभी ऐसे सामने आया नहीं कि कहीं मेरा छपा हो या कहीं मैंने ऐसा कुछ किया हो, क्योंकि ऐसा लेखन था भी नहीं। मैं मानती हूँ कि ऐसा लेखन था भी नहीं। जी लेकिन आगे चर्चा करेंगे कि इसमें आगे कैसे बड़ी मैं, या कब मैंने प्रॉपर लिखना शुरू किया। तो उसके विषय में भी अगर आप प्रश्न करती हैं तो मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आई। हम्म, जी। तो आपकी जो पहली रचना थी, आप पहली लेखनी जिसे हम कह सकते हैं, वो आपने कब लिखी, किस उम्र में लिखी? देखिए, पहली रचना जो मैंने लिखी, या ये भी कह सकते हैं कि मैंने अपनी बेटी के जन्म के समय लिखी, जी या उससे कुछ समय पहले। जी जब मैं, कहिए कि थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिखती रहती थी, जी और मेरे जीवन साथी जिनसे कि मेरा विवाह हुआ था, जी उन्हें शौक था लिखने का, बहुत शौक था उन्हें लिखने का। और लेकिन इसी तरह डायरी में, या कभी कभी मेरी डायरी में कुछ लिख जाते थे, कभी कुछ। तो उनसे ही शुरुआत हुई, और जी उनसे मिलने के बाद, या ये कहिए कि जब वो मुझे मिले, तो वो साहिर को पढ़ा करते थे, साहिर लुधियानवी जी को, मशहूर शायर थे। उनका रुझान उधर था, और साहिर लुधियानवी जी से थोड़ा बहुत, उनके एक अंकल थे प्रकाश पंडित जी, वो उनके ऊपर हिंदी में, उनके ऊपर उन्होंने कुछ पुस्तकें निकाली थी साहिर लुधियानवी जी पे। तो जी वो उन पुस्तकों को पढ़ते थे, और जब उन्होंने देखा कि मुझे भी पढ़ना अच्छा लगता है, या मुझे भी इस चीज में रुचि है, तो उन्होंने क्या किया, मेरे को साहिर की और अमृता की किताबें दी दिया करते थे जी कि इन्हें पढ़ा कर, क्योंकि उनके पास थी बहुत सारी। जी वो एक दो बार उन्होंने बचपन में साहिर जी को देखा भी, जब उनके अंकल के घर साहिर जी आए हुए। तो इस तरीके से मेरा ज्यादा जो लेखन की तरफ रुझान गया, क्योंकि जब वो भी मुझे इस चीज के लिए आगे बढ़ाने लगे, तो जी लेकिन उन्होंने कभी ऐसा कुछ लिखा नहीं। लेकिन एक रचना थी कि मैंने 4-5 पंक्तियां कुछ लिखी थी अपनी डायरी में, जिसे वो पूरा उन्होंने किया। और वो भी एक बातों बातों में शुरुआत हुई थी, जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया। और मैं वो रचना आप सबके को आज सुनाती भी हूँ, स्वागत क्योंकि है पहली सुनाइए। रचना जो उन्होंने लिखी थी, और मेरी लिखी हुई पंक्तियों के ऊपर ही उन्होंने लिखी थी। और आज मेरा दुर्भाग्य है कि वो साथ नहीं है मेरे। पिछले साल वो चले गए अपनी जीवन यात्रा पूरी करके। लेकिन ये है कि ये रचना उनकी हमेशा मेरे साथ रहेगी, और मेरी सबसे पहली जो पुस्तक में भी छपी, यही रचना छपी थी। जी ये लिखी हुई उनकी है, लेकिन लिखी गई ये मेरी ही रचना के ऊपर थी, जिसे उन्होंने सही किया और लिखा। तो आप कहें तो मैं आपके समक्ष वो वाली रचना आज। स्वागत तो ये रचना, ये कविता कह सकते हैं, या इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये मन के भाव हैं जो उन्होंने लिखे थे। और ये दो भागों में, एक है आधी, ये तब लिखी गई थी जब मैं उनसे मिली थी, और आधी ये मेरी शादी वाले दिन मुझे दी गई थी, सौंपी गई थी। तो मैं दो भागों में इस रचना को आपके समक्ष रखती हूँ। कि जी पहली है कि कल तक, इसका शीर्षक है, जी जी प्रथम भाग का इसके, कल तक। जी कौन था मैं और कौन थी तुम, कल तक कौन था मैं और कौन थी तुम, जब हम दो अजनबी साथ चले। जी कल तक कौन था मैं और कौन थी तुम, जब हम दो अजनबी साथ चले। तुम भी चुप थी, मैं भी खामोश था। तुम भी चुप थी, मैं भी खामोश था। कुछ दूरी भी थी, कुछ खिंचाव भी था। कुछ दूरी भी थी, कुछ खिंचाव भी था।
दिल कहता था तुमसे बात करूं, दिल कहता था तुमसे बात करूं, कहता था तुम्हें जी भर के देखूं। दिल कहता था तुमसे बात करूं, कहता था तुम्हें जी भर के देखूं, कुछ अपनी बाबत कहूं मैं तुमसे, कुछ अपनी बाबत कहूं मैं तुमसे, कुछ तुम्हारा परिचय प्राप्त करूं, कुछ तुम्हारा परिचय प्राप्त करूं। और फिर जब मिली आंखें तुमसे, और फिर जब मिली आंखें तुमसे, यूं लगा कि कुछ पूछा तुमने, यूं लगा कि कुछ पूछा तुमने, फिर जाने तुम समझी कि नहीं समझी जो कुछ भी मैंने कहा तुमसे, जो कुछ भी मैंने कहा तुमसे। खूबसूरत। मैं भी खामोश था, तुम भी चुप थी, मैं भी खामोश था, तुम भी चुप थी, लेकिन नजरों में ही कुछ शोर हुआ, लेकिन नजरों में ही कुछ शोर हुआ। नजरों में ही चंद बातें हुई जिसे ना तुमने बोला ना मैंने बोला, नजरों में ही चंद बातें हुई जिसे ना तुमने बोला ना मैंने बोला। आंखों ने तुम्हारा परिचय दिया, आंखों ने ही मेरा परिचय लिया, आंखों ने ही तुम्हारा परिचय दिया, आंखों ने ही मेरा परिचय लिया। ये परिचय ही पहचान बना और मैंने अनजाने में तुम्हारा हाथ थाम लिया। ये परिचय ही पहचान बना और मैंने अनजाने में ही तुम्हारा हाथ थाम लिया। बहुत ये था खूब। एक भाग जो कल तक, कल तक उन, ये रचना का मेन है कि कल तक कौन था मैं और कौन थी वो। और दूसरा भाग है और आज, ये जब हमारा विवाह हुआ तब है दूसरा भाग, मतलब दो भागों में उन्होंने लिखी थी। और आज दिल कहता है तुम्हें बाहों में लेकर, दिल कहता है तुम्हें बाहों में लेकर, सब बातें मैं आज जवां से कह दूं। कल तक खामोशी से बातें हुई थी नजरों से, लेकिन अगला भाग है कि और आज दिल कहता है तुम्हें बाहों में लेकर, सब बातें मैं आज जवां से कह दूं। धीरे से ही नहीं, सिर्फ तुमसे ही नहीं, मैं चीख के सारे जहां से कह दूं। धीरे से ही नहीं, सिर्फ तुमसे ही नहीं, मैं चीख के सारे जहां से कह दूं। तुम मेरी जीत, तुम मेरा मीत, तुम मेरी जीत, तुम मेरा मीत, तुम मेरी प्रीत, तुम मेरी जीत, तुम मेरी जीत, तुम मेरा मीत, तुम मेरी प्रीत, तुम मेरा गीत, तुम ही मझधार और तुम ही साहिल, तुम ही मझधार और तुम ही साहिल, तुम ही मसीहा और तुम ही कातिल, तुम ही मेरी दुआ और तुम ही सदा, तुम ही साज मेरी और तुम ही सुबह, तुम ही मेरी फना और तुम ही कजा, तुम ही चारागार और तुम ही रजा। आओ कि मिलकर जहां से कह दें, आओ कि मिलकर आज जहां से कह दें कि एक है मंजिल हमारी, एक है डगर, एक है मंजिल हमारी, एक है डगर, ना कर सकेगा अब जुदा कोई हमें, अब एक सफर के हैं हम सफर, एक सफर के अब हैं हम सफर। तो ये पहली रचना जो मैंने लिखी और उसको सही करके जो भी उन्होंने अपने भाव उकेरे, तो मेरे लिए मेरी पहली रचना यही है जो प्रकाशित भी हुई अच्छा। और जो हम दोनों के रिश्ते की। तो जी बिल्कुल बहुत खूबसूरत जो है आप दोनों ने मिलकर के लिखा है, और बहुत ही प्यारा शब्दावली जो है उसका प्रयोग किया गया है। और कैसे दो अलग अलग घटनाओं को प्रेम से जो है बांध करके उसे जी दर्शाने की कोशिश की गई है। सच में बेहद खूबसूरत जो है आप दोनों ने लिखा है। तो इसके साथ ही अगला जो प्रश्न है आ, वो हम पूछना चाहेंगे कि इस पूरी साहित्यिक यात्रा में आपने इतना सब लिखा, इतने सारे आपकी एकल संग्रह भी आए, साझा संग्रह भी आए, तो इस सब में जो है आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा, कितना रहा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जब हम परिवार में 6 भाई बहन थे और परवरिश कुछ हमारी ऐसी थी कि मेरे पापा तीनों भाइयों के बराबर, उन्होंने हम तीनों बहनों को प्यार सम्मान दिया। और उनका ये मानना था, मतलब होता था तब के, देखिए तब जो जो भी समय था तब बेटियों को इतना बढ़ाया जाता था या बेटियों को बराबर नहीं समझा जाता था। लेकिन हमारे पापा की सोच ने हमारे भाइयों की सोच भी बदली हुई थी कि जैसे घर में उनका है उसी प्रकार हम। तो जब मैं लेखन की तरफ या लिखती थी कुछ भी था,
तो इसमें कभी भी मुझे ना तो मेरे भाइयों ने और ना ही मेरे पापा ने कभी रोका इस चीज के लिए। और एक ऐसी परवरिश हमें दी कि आगे जब मेरे हस्बैंड मिले, मुझे मेरे जीवन साथी से मेरा परिचय हुआ, तो सेम परिवार उनके मेरे मायके वाले परिवार के सदस्यों की सोच जैसा ही मुझे आगे परिवार मिला। मेरे हस्बैंड सिंगल चाइल्ड थे, या मतलब सिंगल, एक बहन थी, एक भाई था। तो सिस्टर इन लॉ थी मेरी एक, और एक हस्बैंड थे। तो वहां पर भी आके कभी मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि भाई मैं ससुराल में हूँ या मुझे। तो मेरे सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ, मुझे इस चीज में सहयोग करने वाला मेरा मायका परिवार, मेरे भाई बहन, और ससुराल में मेरे हस्बैंड। इन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, बहुत, मतलब हर वक्त ये कहा कि तुम करो, तुम कर सकती हो, तुम करो, तुम कर सकती हो। तो वो जो एक चीज थी, वो मुझे कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करती थी और मुझे किया। लेकिन वो कहते हैं ना गरिमा जी की, जैसे हम पहले लिखते थे और फिर शादी होगी और फिर बच्चे, उनकी जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं आपका वो जो डायरी लेखन होता है वो भी छूट जाता है। और कोई बिल्कुल। प्रोफेशनल, या हम उस टाइप के साहित्यकार नहीं थे, जो साफ बात है कि हम वो चीज नहीं थे कि हम साहित्य में अपनी आगे रुचि रखते। ना ही ऐसा कोई उस पर प्रोफेशनल था, ऐसा ना ही कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म था कि जहां किया जाए। लेकिन हाँ, हस्बैंड कहते थे कि तुम लिखती थी, तुम लिखा करो जहां तुम्हें जरूरत होगी। लेकिन वो ये बच्चों की परवरिश में और कहीं ना कहीं जाके ये चीज छूट जाती है। जी। लेकिन ये लगाइए कि आप 2014 में, जबकि ये सोशल मीडिया भी काफी पॉपुलर हो चुका था, सोशल मीडिया पे भी सब कुछ आ चुका था, व्हाट्सएप समूह भी बन चुके थे, मोबाइल या एंड्रॉइड फोन भी आ चुके थे। जी। 2014 में मैंने साहित्य यात्रा की अगर मैं बात करूं अपने, तो 30 नवंबर 2014 से मेरा रुझान दोबारा से इस तरफ हुआ और मैंने फिर से लिखना शुरू किया। 30 नवंबर, ये लगा लीजिए नवंबर माह मेरे लिए बहुत खास भी है, क्योंकि नवंबर माह में मेरी बिटिया पैदा हुई। 27 नवंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो नवंबर माह थोड़ा पसंदीदा माह रहा, क्योंकि माँ बनना, जिस महीने में आप पहली बार माँ बनती हैं, आप पहली बार उस सुख को लेती हैं, तो नवंबर मेरी बिटिया के हिसाब से मेरे को बहुत आ, सुखद लगता है। और उसी महीने मेरी ये साहित्यिक चर्चा दोबारा शुरू हुई, 30 नवंबर। तो बिल्कुल। मैंने पहली रचना जो लिखी वो 30 नवंबर को सोशल मीडिया पे, जैसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म आप लिखते हैं, तो मेरी पहली रचना हम उसी पे आपकी हुई थी। और कविता वो सुनना रचना भी क्या चाहेंगे। थी जो जी। आपने अपनी बिटिया पर लिखी, हम चाहेंगे कि आप अपनी मधुर आवाज में वो कविता जो है हम सबको सुनाएं, हमारे दर्शकों को सुनाएं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल गरिमा जी, मैं उस रचना को भी आपके समक्ष रखती हूँ। जी। मधुर आवाज तो नहीं कह सकती क्योंकि मैं गाती नहीं हूँ लेकिन हाँ, जितना भी मैं बोल सकती हूँ उतना मैं आपके समक्ष रखती हूँ जी। कि ये मेरी बिटिया को समर्पित है। स्वागत है। और अक्सर ये सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पे भी आप देखेंगे तो ये रचना अक्सर वायरल होती रहती है, बहुत से लोग इसे बार बार लाइक कमेंट से करते हैं। आ, नन्हे नन्हे से कदम लेकर, नन्हे नन्हे से कदम लेकर घर मेरे पहली बार जब तू आई थी। नन्हे नन्हे से कदम लेकर घर मेरे पहली बार जब तू आई थी। अपने घर द्वार पर, अपने घर द्वार पर तेरे कोमल पांव की छाप से एक रंगोली मैंने बनाई। खूबसूरत, बहुत अपने खूबसूरत। घर द्वार पर तेरे कोमल पांव की छाप से एक रंगोली मैंने बनाई थी। नन्हे नन्हे से कदम लेकर घर मेरे पहली बार जब तू आई थी। अपने घर द्वार पर तेरे कोमल पांव की छाप से एक रंगोली मैंने बनाई थी। तेरे नन्हे से कदमों से ही तो, तेरे नन्हे से कदमों से ही तो घर में मेरे बरकत आई थी। तेरे नन्हे से कदमों से ही तो घर में मेरे बरकत आई थी। तू मेरे घर की बेटी नहीं, सबकी लाडली कहलाई थी। तू मेरे घर की बेटी नहीं, सबकी लाडली कहलाई थी। और बनकर हंसी होठों पर मेरे, बनकर हंसी होठों पर मेरे तू ही तो मुस्काई थी। बनकर हंसी होठों पर मेरे तू ही तो मुस्काई थी। तेरी बड़ी बड़ी आंखों में मुझको दुनिया सारी नजर आई थी। तेरी बड़ी बड़ी आंखों में मुझको दुनिया सारी नजर आई थी।
तेरी मासूम सी सूरत में, तेरी मासूम सी सूरत में रब की सूरत समाई थी। तेरी मासूम सी सूरत में रब की सूरत समाई थी। तेरे रूप में मैंने अपने बचपन की हर शय पाई। तेरे रूप में मैंने अपने बचपन की हर शय पाई थी। और जब भी तुझको देखती मन में अक्सर ये ख्याल आता है। ये आखिरी पंक्तियां हैं। गरिमा जी जरा ध्यान दें कि स्वागत। जब भी देखती तुझको मन में अक्सर ये ख्याल आता है, घर की रौनक मेरी लाडो कल को हो जानी पर आई थी। कल को हो जानी पर आई थी। और नन्हे नन्हे से कदम लेकर मेरे घर जब पहली बार तू आई थी, अपने घर द्वार पर तेरे कोमल पांव की छाप से एक रंगोली मैंने बनाई। ये रचना मेरी बिटिया को समर्पित थी और मैंने उसके बहुत लिए ही लिखी थी। बहुत ही प्यारी जो पंक्तियां हैं, आपने बहुत ही सुंदर आपने लिखा है। और बिल्कुल माँ बनना एक धन्यवाद अपने आपका। आप में ही इतना खूबसूरत सा अनुभव है। और न जाने लोग कैसे बेटों के लिए ऐसे मैंने देखा है कि तड़पते हैं। मुझे लगता है बेटी का आगमन एक अपने आप में ही इतना खुशनुमा होता है। और एक परिवार में जो संपूर्णता है वो एक बेटी के आने के बाद ही होती बेटी है। से ही आती है, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपकी इस बात से, क्योंकि बेटी के रूप मेरे घर में में। ये मानना है कि मेरी अगर बेटी पहली, कहते हैं कि पहली संतान बेटी, मेरी बेटी ने मेरा पूरा घर पूरा कर दिया था। जी। और उसी का भाग्य रहा कि वो, उसके बाद 2 ढाई साल बाद मेरा बेटा भी हुआ। और वो भी शायद उसी की किस्मत थी, उसकी जी। किस्मत में भाई था। बिल्कुल। छोटी छोटी चीजें देख के कहती थी छोटा बेबी, छोटा बेबी, छोटा बेबी। मेरे को मतलब कहीं भी देखती थी। और ईश्वर ने उसकी सुनी। और 2.5 साल बाद बेटा भी हुआ, तो उसके आने के बाद मेरा परिवार पूरा हो गया। एक छोटा सा खुशहाल परिवार था हमारा, जिसमें मैं, हस्बैंड, 2 बच्चे, मेरे मातृतुल्य सास ससुर, हमारी नानी जी साथ रहती थी। मतलब मेरे हस्बैंड की नानी जी भी थी, उनकी सिस्टर भी थी, उनकी बिटिया भी थी। बहुत खुशहाल परिवार था हमारा, 8-9 लोगों का, किसी प्रकार की। लेकिन कहते हैं खुशियां ज्यादा टाइम नहीं चलती, कहीं ना कहीं वो जाके आ, वक्त हर दौर दिखाता है। तो खुशियां भी रही, दुख भी नहीं रहे, ठीक है, लाइफ है। आज जो कुछ है बहुत है और बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और बहुत ही आपकी जो पंक्तियां हैं, आपने जो लिखा है बहुत भावनाओं से लिखा है और बिल्कुल एक सत्यता के साथ लिखा है। बहुत ही प्यारा। और हमें, मुझे लगता है हमारे श्रोताओं को भी बहुत आनंद मिला होगा इस इन पंक्तियों को सुन करके। और जिनके भी मेरा भी। बेटियां हैं, जिन्हें भगवान ने इस से नवाजा है, सुख जो उन्हें दिया है, वो ज़रूर खुद को इस इन पंक्तियों से जोड़ पाए होंगे। जी तो जी आगे जी जी, बिल्कुल। अगले। बेटियां होना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात जी। होती है। बेटियां जिनके यहाँ होती हैं, और जो आप भी बेटी हैं, मैं भी बेटी हूँ, और ईश्वर की दया से हमें बहुत अच्छे माता पिता मिले। आप भी आज इस इतना अचीव करके बैठी हुई हैं, इतनी उपलब्धियां आपने भी अर्जित की हुई हैं। तो जाहिर है कि एक बेटी के इस उपलब्धियों पे माता पिता सबसे ज्यादा खुश होते हैं। और मुझे लगता है कि बेटियां एक समय तक ही बेटियां रहती हैं, उसके बाद वो हमारी माँ बन जाती हैं। बिल्कुल 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 सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं ऐसा ये अक्सर इस चीज महसूस पे करती बल्कि, हूँ। जी जी, आपकी कहते माँ हैं को ना कभी। कि वो हाँ जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इस पे तो वो कहते हैं, एक बार लिखता है, मैंने एक पंक्तियां लिखी भी थी, माँ पर लिखी थी कि माँ मुझे अपनी बेटी बिल्कुल तुझसे लगती है। माँ मुझे अपनी बेटी अब बिल्कुल तुझसे लगती है। वो मेरी अब परवाह बिल्कुल तेरे जैसी करती है। बिल्कुल। एक बहुत रचना सटीक कि पंक्तियां हैं। एक टाइम आता है बेटियां बिल्कुल आपकी माँ की तरह आपको संभालती, और इसमें कोई दो राय नहीं है। गरिमा जी आपने बहुत अच्छी बात की। और मैं एक छोटा सा आपसे वाक्य यहाँ पे अपनी अनुभव साझा करना चाहूंगी कि एक टाइम था कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, और वही मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी। तो मम्मी को, जब से मैं एक ही शहर में रहते थे, ऐसा नहीं था कि मम्मी का आना जाना नहीं था। और उस वक्त मेरी मदर इन लॉ भी नहीं थी। ईश्वर ने उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। तो मैं अकेली थी, और मेरी मेरी बिटिया ने उस वक्त मुझे माँ बन के पाला।
आप ये मानिए कि मैं 1.5 महीना मैं मतलब बिस्तर पर थी, पूरे 1.5 महीना, और उसके 10th के बोर्ड चल रहे थे। और उस वक्त उस बच्ची ने मुझे जिस प्रकार संभाला, मतलब मैं जब ठीक हुई, मेरी नेबर ने, मेरे रिलेटिव्स ने, मेरी जो फ्रेंड सर्कल था, उन्होंने ये बताया कि ये रात के 12-12 1-1 बजे तक तेरी सोई हुई को तेरे को खाना खिलाती, मतलब तुझे होश नहीं होता था, और सुबह उसका बोर्ड का पेपर होता था, उसके बोर्ड के पेपर चल रहे थे 10th के। तो एक टाइम था जब बिल्कुल मुझे उसमें अपनी माँ दिखाई दी थी। तो ये है कि मम्मी भी कहती थी कि मैं कम आ पाती थी क्योंकि उधर भाभी को भी देखना बहुत जरूरी था, लेकिन हाँ, ये सच है कि एक टाइम पे बेटियां हमारी माँ बन जाती हैं, जिससे मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। बहुत एकदम ऐसी बात है कि बेटियों के बारे में जितना कहा जाए वो उतना कम है, और ये एक हर स्त्री का एक बड़ा ही भावात्मक सा पक्ष है, क्योंकि बिल्कुल। बेटियां माँ से ज़्यादा जुड़ी रहती हैं, और जब हाँ वो जी, स्वयं माँ बिल्कुल बनती हैं तो कहीं ना कहीं वो बेटी जब उनके पास आती है तो वो वही जुड़ाव वो उसके साथ भी महसूस कर पाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल, और एक माँ लेकिन ही। देखिए, कहा ये जाता है कि बेटियां माँ अपने पिता के ज्यादा नजदीक होती हैं और बेटे माँ के। लेकिन ये भी सच है, मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसा ही था कि मेरी बेटी के लिए और पूरी दुनिया में उसके पिता से बढ़कर कोई चीज, कोई बात नहीं थी। मतलब दोनों बैठ के, कई बार होता है ना कि दोनों बैठ के कई बार, अच्छा मम्मी की, अच्छा देखो मम्मी अब भाई को पूछेगी, मम्मा मम्मी अब, दोनों बैठ के बातें भी करते थे, तो उनके नजदीक बहुत ज्यादा थे, बहुत ज्यादा। और लेकिन ये भी सच है कि एक समय ऐसा आता है जहां बेटी को माँ की और माँ को बेटी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और एक रिश्ता ये ही ऐसा है जो एक दूसरे को पूरी तरह से समझ सकते हैं। शायद कोई दूसरी औरत ऐसी नहीं है जो आपकी उस भावना को, आपकी उस प्रॉब्लम को समझ पाएगी जो आपकी बेटी समझ सकती है। इसी प्रकार एक बेटी के लिए, चाहे कोई कितना भी नजदीक हो, कोई भी महिला उसके कितनी, लेकिन जहां उसको माँ की जरूरत है, वो माँ की ही जरूरत है। बिल्कुल। माँ से बढ़कर, माँ और बेटी का रिश्ता बहुत 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 ज्यादा गहरा होता है, मेरा ये मानना है। बहुत ही खूबसूरत बात जो है ये बिल्कुल आपने कही है, और माँ बेटी का रिश्ता सच में बहुत ही गहरा होता है। और अब जो है हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आप जी 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 जो है एक अध्यापिका रही हैं, और जी ये जो एक ऐसे जब आप एक अध्यापक होते हैं तो एक ऐसा काम होता है जहाँ पर आपकी समय और ऊर्जा आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हम देखें तो अध्यापक जो है एक माता पिता की भूमिका भी निभाता है, जी, अभिभावक भी बिल्कुल है, बच्चे का मेंटोर भी है, गाइड है, वो सारी भूमिकाएं उसने निभानी है। और ख़ास करके जब आप प्राथमिक जो है शिक्षक हैं, प्राइमरी लेवल पर अगर आप पढ़ाते हैं तो ये प्राइमरी ज़िम्मेदारी लेवल पर, जी बहुत जी जी बड़ी है, बिल्कुल। जिसमें आपकी इतनी जी ऊर्जा भी लगी। तो इसके साथ मतलब आपने इतना सब किया, आपने घर परिवार भी देखा, बच्चे भी हैं आपके, आपने वो सब भी मैनेज किए, और भी जिम्मेदारियां हैं, फिर आप टीचिंग प्रोफेशन में भी रही हैं, समाज सेवा भी आप करती हैं, तो ये लेखन, ये आपने कैसे मैनेज किया, कैसे लिख पाई आप इतना? देखिए, जो मैंने अध्यापन क्षेत्र में जब मैंने कदम रखा, वो उसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि घर में कुछ बच्चे आते थे और हमारे पास ट्यूशन पढ़ने, मेरी और मेरी बड़ी बहन के पास। और तब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, चल रहा था, और धीरे धीरे ग्रेजुएशन पूरी होते ही हमारे घर के पास एक प्राइमरी स्कूल था, पब्लिक पब्लिक स्कूल कह सकते हैं। तो उनको, वो जब बच्चे स्कूल जाते थे और टीचर देखती थी या प्रिंसिपल देखती थी स्कूल की कि भाई बच्चे, तो वो ये जानना चाहते थे कि आखिर ये बच्चे आजकल पढ़ कहाँ से रहे हैं, लगा लीजिए। तो एक बार उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने बच्चों के थ्रू, हम पर मैसेज आया बच्चों के पेरेंट्स के थ्रू कि आपको स्कूल में बुलाया गया है, और मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों गए वहां पे। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं आप हमारे स्कूल में अध्यापिका के तौर पे कार्य करें। तो उस वक्त ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि अपना फील्ड, हम मतलब हम इसी प्रोफेशनल को अपनाएंगे, इसी प्रोफेशन में जाएंगे या इसी को हम अपना कार्य क्षेत्र बनाएंगे।
लेकिन हाँ, शुरुआत ऐसे हो गई। और जब हम लोग जाने लग गए, तो मैंने बहुत ज़्यादा वर्ष तक तो नहीं पढ़ाया, मेरी बड़ी सिस्टर ने काफ़ी साल तक पढ़ाया, उन्होंने 18-19 साल उसी एक ही स्कूल में वो अध्यापिका रहीं। लेकिन मैंने शादी के बाद वो कार्य छोड़ दिया, वो जॉब छोड़ दी। तो लेकिन हाँ, आपका ये कहना है कि एक तो प्राइमरी के बच्चों को आप सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसका मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए हमारा भाव ये रहता है कि जो छोटे जो मतलब बुनियादी तौर पे जो जब जब बुनियाद रखी जाती है बच्चों के संस्कारों की, शिक्षा की, तो वहाँ पे अगर आप उनको बच्चों को आप अपना एक घरेलू माहौल दे के पढ़ाएंगे या आप उनको मतलब पेरेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे, आप उनकी मतलब अगर बच्चे हैं तो मदर बन के, तो वो एक नींव ऐसी है कि जो आपके बच्चों को उन बच्चों को भविष्य निर्माण करती है हमारे बच्चों का। इसका उदाहरण मैं आपको एक तौर पे दे सकती हूँ कि बहुत कम समय मैंने पढ़ाया, लगभग 4-5 साल। लेकिन एक बार काफी साल बाद एक बच्चा मेरे घर आया और उन्होंने मतलब मैं अपने गेट पे खड़ी थी, बाइक पे दो बच्चे निकल के जा रहे थे, तो वो बाइक उन्होंने मोड़ी और रोकी और वो आके उन्होंने मेरे पैर छुए। तो मैंने पूछा कि बेटा मैं पहचानती नहीं आप, तो बोले मैडम आप हमें भूल गई। तो मैंने पूछा बेटा हाँ क्या नाम है, तो उसने अपना नाम बताया बच्चे ने। तो मुझे याद आया, अरे अरे हाँ 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 हाँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा मैडम आप हमें भूल गए, लेकिन आपने उस वक्त जो हमारे लिए किया, आज देखिए हम इस यहाँ इस ओहदे पे काम करते हैं। तो मैंने कहा वो अच्छा अच्छा। तो जब वो आपको मान सम्मान मिलता है या जब आपके पढ़ाए गए बच्चे, चाहे कम समय के लिए हमने उन्हें शिक्षा दी, लेकिन उन्होंने उस वक्त की दी हुई, क्योंकि उस वक्त उस बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम को हमने उनके पेरेंट्स को समझा के उन बच्चों को पढ़ने के लिए बुलवाया। वो विलेज एरिया से आते थे, गांव से आते थे एक्चुअली में, उनके पेरेंट्स चाहते थे दूध दूध बांटे, दूध देने जाएं जैसे गांव के लोग होते, लेकिन हमने उनको समझाया नहीं आप इन्हें स्कूल भेजिए। तो वो क्या करते थे, एक बेटे को एक दिन भेजते थे, एक बेटे को एक दिन भेजते थे कि एक जना दूध देने आज जाएगा, एक जना कल जाएगा। तो हमने उन्हें समझाया नहीं आप इन्हें पढ़ने दीजिएगा, सुबह का ये काम आप कर लीजिएगा, शाम को बच्चे घर होते हैं तब आप उनसे ये करवा लीजिएगा। तो आज वो दोनों भाई हैं जो एक अच्छी सरकारी नौकरी करते हैं, अच्छी पद पर कार्यरत हैं। तो जब ऐसे बच्चे आके आपको सम्मान देते हैं तो लगता है चाहे कम समय के लिए सही, हमने जिन्हें पढ़ाया था या जिन्हें शिक्षा दी थी वो हमारी सफल हो गई। तो यही ऐसे मैनेज हुआ और ऐसे हमने उन्हें शिक्षा दी कि आज बच्चे कुछ हमारे पढ़ाए हुए हमारे ही सामने, एक नहीं कई बच्चे हैं जो अक्सर समय समय पर मिलते रहते हैं, क्योंकि लोकल एरिया में हम रहे हैं दिल्ली में शुरू से और बच्चे भी वहीं के थे, तो अक्सर मेरी मुलाकात होती रहती है, जब भी लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं, परिवारों में बस के हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं मिलते हैं तो जरूर झुक के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो यही बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो हमने उस समय अर्जित की। बिल्कुल, बहुत सार्थक जो है ये चर्चा हो रही है और बहुत ही सार्थक काफी तरीके से। लंबी भी हो रही है। जी, होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि एक गंभीर चर्चा हमारे आज के साहित्य को लेकर ज़रूर होनी चाहिए। इतने सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं हर जी हफ्ते मेरे 1 या 2 इंटरव्यू ऐसे लोगों से मेरा मिलना हो जाता है जो सच में बेहद जी जी खूबसूरत जी। लिखते हैं, लेकिन फिर भी हम्म। हम उन्हें अपने आसपास कहीं कोई जान ही नहीं पाता, क्योंकि कारण यही है कि कहीं ना कहीं वो गुमनामी में खोए हुए हैं। तो ऐसे समय बिल्कुल। में इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो ज़रूरी हैं और गंभीर चर्चाएं ज़रूरी हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हमने सिर्फ यही एक छोटी सी पहल की है कि जो लोग भी लिख रहे हैं, लेखन से जुड़े हैं, जो सच में बहुत बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, बेहद खूबसूरत लिख रहे हैं, वो नाम जो है निकल कर समाज के सामने आए, लोग जाने, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस उनको पहल थोड़ा को सुने। सलाम है, बहुत अच्छा, जी। बहुत अच्छा कार्य कर और रही हैं। मुझे मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से डिमोटिवेट नहीं होती। कभी कभी लोग बोलते हैं व्यूज़ कितने हैं, ये है। मुझे लगता है कि जब कोई क्वालिटी कंटेंट होता है ना, बहुत कम लोग देखते हैं इसे। आधे घंटे का बिल्कुल सही एक कहा। वीडियो
जब लोग एक रील जो है, शॉर्ट्स हम देखें वो भी 30-30 सेकंड्स के हो गए हैं, क्योंकि लोग बहुत कम समय में, पेशेंस नहीं है लोगों में, बहुत कम समय में सब कुछ देखना चाहते हैं, सब कुछ जानना चाहते हैं, हर चीज़ इतने बिल्कुल सही शॉर्ट में कहा मिलने आपने। लगी है। तो एक लंबा वीडियो वही व्यक्ति देखेगा जिसका इंटरेस्ट, जिसकी रुचि होगी साहित्य में। तो ये क्वालिटी कंटेंट है, तो मुझे बिल्कुल इस चीज़ से डिमोटिवेशन नहीं मिलता। मुझे खुशी होती है कि अगर 300-400 लोग भी देख रहे हैं तो मैं कहीं पहुंच रही बहुत हूँ। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, जी, बहुत बड़ी बात है गरिमा जी। मैं तीन चार सौ कहीं रुपये, तीन पहुंच चार रही सौ हूँ। लोग क्या 200 भी देखें तो ये भी बहुत बड़ी जी। उपलब्धि है आपकी। और देखिए एक दिन 3-4 हजार लोग भी देखें। बिल्कुल, मुझे लगता है इतने लोग भी देखें, जाने पहचाने, इतने लोग जी जी, सुन बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। वो भी सच में बड़ी नहीं, उपलब्धि बहुत है। अच्छा कर रही हैं। और बहुत, देखिए मैं भी आपको बताऊं कि मैं भी बहुत कम साक्षात्कार देती हूँ, जी। लेकिन आपको देने का मन अंदर से था। जी। और मन था, और एक आपका स्वभाव कह सकती हूँ। और दूसरा, आपने कुछ यूट्यूब चैनल मुझे भेजे भी थे देखने के लिए, मैंने वो भी आपके देखे, अक्सर देख लेती हूँ जब भी समय मिलता है। जी। तो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। आपको। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि ये जब जी लेखन आप ऐसे करते हैं, इतने बिजी शेड्यूल के बाद, समाज सेवा से जुड़ी हुई हैं, इतने सारे मंचों में आप पदस्थ हैं, तो इस सब के जी। बाद इतनी प्रेरणा आपको कैसे मिलती है कि इतना सब कुछ होते हुए भी आप फिर आप लिखने में भी लगी हुई हैं? तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है इतना सब कार्य करने की? देखिए मैं संबंधों को जीती हूँ। जी। मेरा ये मानना है कि आपके आसपास जो आपके रिश्ते हैं, ये मेरे मुझे प्रेरणा देते हैं। आपके आसपास जो माहौल है, आपके आप जो अपने हैं, जिन्हें आप अपना मानते हैं, जो चीजें आप देखते हैं, जो जी। चीजें आप महसूस करते हैं, वही लेखन में उतरता है। जी तो बिल्कुल। मेरी प्रेरणा मेरे बच्चे, मेरे अपने, मेरा परिवार, और एक खास शख्स, चाहे वो आज मेरे साथ नहीं है, वो ही बने मेरी प्रेरणा। जी। वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं लिख पाती। जी। वो नहीं, मैंने सबसे पहले भी आपको बताया कि मुझे लिखने के लिए उन्होंने ही शुरुआत करवाई थी। और आज भी मेरी प्रेरणा वही है, आज भी वही है। और आज भी जब भी, क्योंकि समय ज्यादा नहीं हुआ उनको गए, तो आज भी जितना कुछ लिखने बैठती हूँ, नहीं लिख पा रही हूँ बहुत ज्यादा, लेकिन जितना भी लिखती हूँ तो दिल दिमाग में कहीं ना कहीं सोच हावी रहती है। बाकी प्रेरणा की बात है कि मेरे आसपास के माहौल, मेरे रिश्ते, मेरे अपने मुझे प्रेरणा देते हैं। जी। और मैं संबंधों को जीती हूँ, जैसे आपने मुझे बताया, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। किसी की भावना मेरे लिए बहुत मायने रखती बिल्कुल। हैं, किसी का स्नेह। मैं मानती हूँ कि कोई भी आज के समय में समय सबसे बड़ा है, कीमती है। बिल्कुल। और कोई हमें अगर सम्मान पूर्वक बुला रहा है, किसी ने हमें सम्मान, कोई पद दिया है, तो हमें उसका निर्वाह अपनी पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं वही करती हूँ कि मैं हर चीज को बिठाती हूँ कि अगर मुझे किसी ने बुलाया तो मेरा पूरी कोशिश और पूरा प्रयास रहता है कि मैं जाऊं। अगर कहीं मुझे लेखन के लिए दिया जाता है कुछ, तो मैं लिखने का पूरा प्रयास करती हूँ। मैं रोज सुबह अपने मंचों पर भी, दैनिक आयोजन है, मंच चला रही हूँ आपको जैसे पता है, तो मैं अपना प्रेरणा उन्हीं से लेती हूँ। रोज सवेरे की जो चीजें होती हैं उनसे मिल जाती हैं। मेरे गुरु हैं जो मुझे प्रेरणा देते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ मैं। तो समय सबसे बड़ा गुरु है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। प्रेरणा देने के लिए काफी चीजें हैं मेरे आसपास, मेरे संबंध, मेरे अपने। बहुत ही अच्छी बात आपने कही कि आप अपने संबंधों को जो है इतना महत्व देती हैं, और हमें बिल्कुल जो चीज़ हमें मिल रही है, जो सम्मान हमें मिल रहा है, हमें उसको पूरा
महत्व देना चाहिए। ना तो अगर हम उसे समय पर महत्व नहीं देंगे तो कुदरत हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमसे छीन लेती है। छीन लेगी, बिल्कुल सही कहा इसके आपने। साथ ही देखिए, 2 बार हम किसी जी का दिया मान सम्मान ठुकराएंगे तो चौथी बार हमसे कोई नहीं कहेगा। बिल्कुल। तो हमें अब बिल्कुल कोई भी, देखिए मेरे को बहुत सारे मंचों पर मुझे पद मिले हुए हैं, तो मेरी कोशिश ही रहती है कि मैं उसका उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊं, जी क्योंकि ये मिलना बहुत मुश्किल है। हर जी किसी को नहीं मिलता और आसानी से नहीं मिलता। जी और यदि ईश्वर ने आपको ये सब दिया है तो आपको उसका आदर करना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत ही एक सकारात्मक वार्ता जो है वो चल रही है। और इसके साथ ही अब अगला जो प्रश्न है उससे पहले हम चाहेंगे कि एक प्यारी सी कविता जो है वो हमें सुनने को मिले आपकी मधुर आवाज़ में। चलिए, एक रचना है, काफी समय पहले की लिखी हुई है, आज की नहीं है। जी मैं आपके सामने रखती हूँ। ख्वाबों से सजी आंखों में पानी दे गया, ख्वाबों से सजी आंखों में पानी दे गया, सुहानी सी रात की सुबह वो वीरानी दे गया। ख्वाबों से सजी आंखों में पानी दे गया, सुहानी सी रात की सुबह वो वीरानी दे गया। सजा रखे थे जो मिलन की चाह में हंसी पल, सजा रखे थे जो मिलन की चाह में हंसी पल, उन सभी हसरतों को वो दर्द की निशानी दे गया। बहुत खूब। उन सभी हसरतों को वो दर्द की निशानी दे गया। और संभाल रखा था जिसके लिए सारा वक्त मैंने, संभाल रखा था जिसके लिए सारा वक्त मैंने, वो तंगी वक्त की नई कहानी दे गया। ऐसा होता है ना, किसी के लिए हमने बहुत सारा समय निकाला है और सामने वाला हमें कहता है जी मेरे पास समय नहीं है, तो उस पे ये पंक्तियां हैं कि संभाल रखा था जिसके लिए सारा वक्त मैंने, वो तंगी वक्त की नई कहानी दे गया। ख्वाबों से सजी आंखों में पानी दे गया, सुहानी सी रात की सुबह वो वीरानी दे गया। पूछा जो मैंने, पूछा जो मैंने, याद है क्या मोहब्बत अपनी, पूछा जो मैंने याद है क्या मोहब्बत अपनी, हाथों में मेरे वो एक नज्म अपनी पुरानी दे गया। हाथों में मेरे वो नज्म अपनी पुरानी दे गया। और कहा था जिसने कभी बहुत हुनरमंद हो तुम, कहा था जिसने कभी बहुत हुनरमंद हो तुम, आज वही नाम मुझको प्रेम दीवानी दे गया। वही आज नाम मुझको प्रेम दीवानी दे गया कि कभी तो हुनरमंद थे और कभी बिल्कुल ही। तो कुछ माहौल, कभी कुछ ऐसा आपके आसपास होता है कि जिससे आपकी कलम चल पड़ती है और आप लिख लेते हैं। तो पूछा जो मैंने याद है क्या मोहब्बत अपनी, हाथों में मेरे वो एक नज्म अपनी पुरानी दे गया। कहा था जिसने कभी बहुत हुनरमंद हो तुम, वही आज मुझको नाम प्रेम दीवानी दे गया। और किया करता था कभी खामोशी से वो वार, किया करता था कभी खामोशी से वो वार, आज वो जख्म मुझे अपनी जुबानी दे गया। आज जख्म मुझे वो अपनी जुबानी दे गया। और ख्वाबों से सजी आंखों में पानी दे गया, सुहानी सी रात की सुबह वो वीरानी दे गई। ये छोटी सी नज्म थी। और कभी कभी होता है ऐसा कि आसपास कुछ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम जो आसपास देखते हैं, महसूस करते हैं, जरूरी नहीं कि वो हमारे साथ ही हादसा हुआ हो या हमारे साथ ही ऐसा कुछ हुआ हो। आसपास भी बहुत सारी ऐसी चीजें गरिमा जी जिन्हें देख के हम कई बार लिख लेते हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास जो मेरा कहानी संग्रह है, आ रहा है, आ जाना चाहिए था अब तक, लेकिन 2022 में परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि सब कुछ रुक गया। तो उस कहानी संग्रह में मेरी लगभग लगभग 15-16 कहानियां हैं। लेकिन उसमें भी मेरी कहानियों में महिला आधारित कहानियां, जैसे आपको पता है कि मैं महिलाओं पर कार्य करती रही हूँ और अब भी कर रही हूँ। तो उन कहानियों में मैंने वो चीजें उतारी हैं जो मैंने आसपास घटित होते देखी, महिलाओं के साथ होती देखी। तो जरूरी नहीं कि उस कहानी में मेरा किरदार झलके, क्योंकि हर कहानी में जब तक हम खुद को नहीं ढालते, खुद को उस जगह महसूस नहीं करते, तो हम शायद नहीं लिख पाएंगे।
या न्याय नहीं कर पाएंगे उस कहानी से। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ने वाले जब तक उसमें खुद को डूबा नहीं महसूस करे, खुद को ये ना महसूस करे कि ये मेरी कहानी है, तब तक शायद पढ़ने वाले को भी वो चीज वो आनंद नहीं आएगा। बिल्कुल। तो मैंने ये लिखा है। तो इसी प्रकार जब मैं लिखती हूँ तो जरूरी नहीं कि चीज मेरे पे लागू हो या मेरे व्यक्तिगत मेरे साथ हुई हो, लेकिन ये है कि आसपास जब भी आप कुछ देखते हैं तो आपकी कलम चल जाती है। जी। आसपास कई चीजें आपने देखी और उस पर आप लिख देती हैं, तो जाहिर सी वो कभी कहानी बन जाती है, कभी गजल बन जाती है, कभी नज्म बन जाती है, कुछ भी बन जाता है, लेकिन हाँ एक भाव उतर जाते हैं ऊपर से। जी। तो बहुत ही सार्थक जो है उस तरीके से हम ये चर्चा जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और अगला जो प्रश्न है वो आपसे जो है हम पूछना चाहेंगे कि लेखन जो है, समाज सेवा आप करती हैं, लेखन भी करती हैं, सेवानिवृत्त आप हो चुकी हैं, तो लेखन के साथ साथ आपको और क्या क्या करना पसंद है? क्या क्या करना पसंद है? आप क्या क्या करती हैं? मैं क्या क्या करती हूँ, देखिए मैं आपने देखा कि मैं हमारी अपनी एक संस्था है, श्री राधा कृष्ण वेलफेयर सोसाइटी समाज। और ये संस्था कोई धार्मिक संस्था नहीं है, नाम से ऐसा कई लोग पूछते हैं कि श्री राधा कृष्ण वेलफेयर सोसाइटी। तो ये संस्था अब मैं मेरे स्वर्गीय ससुर जी के नाम से, जी। उनका नाम श्री राधा कृष्ण अरोड़ा जी था, और उनके नाम पर ही मेरे हस्बैंड ने ये बनाई थी। क्योंकि जब वो गए तो इनको ये लगता था कि मैं डैडी के लिए कुछ करूं, मतलब उनका नाम, वही चीज आगे मैंने भी अब शुरू की, मैं आपको चर्चा में बताती हूँ कि इनको ये था कि डैडी चले गए लेकिन उनका नाम रहना चाहिए। वरना क्या होता है कि एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद अक्सर होता है उनका नाम हो जाता है। तो इनको ये था कि डैडी का नाम जिंदा रहना चाहिए, डैडी के नाम को मैं मतलब खत्म नहीं होने देना चाहती। तो इन्होंने एक संस्था बनाई, सामाजिक संस्था। किसी ने इनको सुझाव दिया कि आप एक संस्था बनाइए उनके नाम से, और आप उनके नाम को से कुछ ना कुछ करते रहिए समाज में सेवा के तौर पर। तो हमने वो संस्था मेरे हस्बैंड ने 2002 में बनाई, श्री राधा कृष्ण वेलफेयर सोसाइटी। और तब तक कुछ जिम्मेदारियों से मैं भी धीरे धीरे फारिग हो रही थी, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो हस्बैंड उसमें लग गए। कुछ कार्य हम करते थे आस पड़ोस नीडेड लोगों की करना, क्योंकि हमारी संस्था बहुत पुरानी है, 2002 की है। लेकिन ये है कि हमने आज तक कहीं से भी ना तो कोई गवर्नमेंट एड पैसा लिया, ना ही हमने किसी से सहयोग लिया। हमारी संस्था में जो 10-11 मेंबर हैं, हम जो हमारी है बॉडी, हाँ मिलजुल के ही हम सब जरूरतमंद लोगों की तीज त्योहार पे, या कभी किसी की बच्ची के साथ जरूरत है, किसी की पढ़ाई के लिए जरूरत है, तो ये कार्य किया करते थे। उसी संस्था के अंतर्गत फिर एक समय आया जब मैं घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई। तो मुक्त तो खैर महिला कभी नहीं होती, लेकिन फिर भी ये कि कुछ जिम्मेदारियों से कम हुई जिम्मेदारियां। तो मैं DCW दिल्ली महिला आयोग के अंतर्गत महिला पंचायत थी, उसमें मैंने कार्य किया काफी, और महिलाओं के प्रति कार्य करते 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 फिर बीच में रेहड़ी पटरी वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए भी कुछ समय मैंने कार्य किया। जी। और उसके लिए हमने 2-4 बार हाई कोर्ट में भी हमें अपील लगानी पड़ी उनके राइट्स के लिए। जी। और लेकिन वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अक्सर ये कह लीजिए चुनौतियां बहुत आती है ऐसे कार्यों में, जी। और ऐसे कार्यों में चुनौतियां बहुत आई मुझे, और उसके बावजूद भी मुझे ये कार्य करना अच्छा लगता है। जी। आपने पूछा कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो मुझे इस कार्य को करना अच्छा लगता था। और इसमें सबसे ज्यादा जब सहयोग मेरे हस्बैंड देते थे, मुझे कहीं भी जाना है किसी भी केस में, DCW के अंतर्गत या वैसे पर्सनली किसी महिला के साथ कुछ भी ऐसा घटित हुआ है, आधी रात को भी अगर मुझे 12 बजे कॉल आई है कि जी मेडिकल करवाना है, या ये केस हो गया, या यहाँ पे आपको पहुंचना है, तो मुझे कभी असुविधा नहीं हुई या कभी मुझे डर नहीं लगा। और मुझे लगता था उसे मुझे मेरी जरूरत है।
अगर कहीं मुझे ये लगता है कि उस इंसान को मेरी जरूरत है, कोई भी हो, तो मुझे वहां जाना अच्छा लगता है। तो ये कहते थे घबरा क्यों रही है, हस्बैंड साथ होते थे, चल मैं लेके चलता हूँ। और जब आपके हस्बैंड आपको साथ लेकर चल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं थी। आधी रात को भी कई बार मैं कई केसों में गई उनके साथ। तो मुझे जरूरतमंद या कहीं जहां किसी को लगता है कि आपकी जरूरत है, मुझे उसकी जरूरत से उसके पास पहुंचना अच्छा लगता है। मेरे को सामाजिक सेवा में ये जो मैंने किया, करते 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 काफी साल इस कार्य को किया, हस्बैंड के साथ किया, अकेले भी किया। तो इस कार्य को करते हुए जब एक वक्त ऐसा आया कि वही सेम सेम सिचुएशन, सेम पल, सेम दोहराया, कहते हैं ना, दोहराया गया कि जब डैडी गए थे तो हस्बैंड को ये था कि उनके नाम को कैसे जिंदा रखूं। और सेम वही चीज मेरे साथ 2 साल पहले हुई, और मुझे भी यही था कि मैं उनके नाम को जिंदा कैसे रखूं। तो मैंने अपना जो कि मंच उनके द्वारा ही साहित्यिक मंच बनाया गया था, जब उन्हें देखा कि भाई मैं साहित्य में रुचि रखती हूँ। मैंने आपको बताया कि 2014 से मैंने दोबारा से अपना साहित्य में लेखन शुरू किया था। जी। तो जब इन्हें लगा कि ये लिख लिख रही है और अब आगे भी बढ़ रही है, प्लेटफॉर्म भी मिलने शुरू हो गए, और फिर ऑनलाइन भी, कोविड के टाइम में ऑनलाइन भी प्रोग्राम होने शुरू हो गए, तो हस्बैंड ने मुझे एक मंच बना के दिया था मेरे जन्मदिन पर 2021 में, गीतांजलि काव्य प्रसार मंच। और जब उन्होंने मुझे ये मंच बनाकर दिया था, तो उससे पहले ऑलरेडी मैं ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच चला रही थी, काव्य मंजरी चला रही थी। काव्य मंजरी में राष्ट्रीय संयोजक थी मैं वहां पर। तो धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि इस चीज को में है, बढ़ चुकी है और बढ़ रही है, तो उन्होंने मुझे गीतांजलि काव्य प्रसार मंच बना कर दिया। और जब उन्होंने बना कर दिया तो 1 साल में कुछ नहीं कर पाई। आप समझती हैं, कोई भी मंच बनना और उससे फिर सदस्य जोड़ना और उसको आगे बढ़ाना थोड़ा समय लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने 22 में मैंने इसे स्टार्ट किया, 21 में उन्होंने मुझे बना के दिया। 1 साल कुछ नहीं किया, 22 में बनाया। और 22 में जैसे ही स्टार्ट किया, लेकिन फिर इसकी गतिविधियों पर 22 में ही रोक लग गई, क्योंकि 14 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड का स्वर्गवास हो गया। तो उनकी उनकी उसी चीज को, उनके नाम को जिंदा रखना, उनके नाम को, जैसे उन्होंने अपने डैडी के लिए सोचा था कि मैं श्री राधा, तो हमारी दोनों संस्थाएं इसी तरह बनी। पहली संस्था बनी श्री राधा किशन वेलफेयर सोसाइटी, जो सामाजिक स्तर पर काम करती है, सामाजिक सेवा है, संस्था है। वो मेरे हस्बैंड ने मेरे अपने फादर के नाम से बनाई थी। और गीतांजलि काव्य प्रसार मंच के अंदर मैंने नीरज कुंज ई पत्रिका की शुरुआत उनके जाने के बाद उनके जन्म दिवस पर की थी, 1 जुलाई को 2023 में। तो आज उनके नाम को मैं इस प्रकार चला रही हूँ कि मैं नीरज कुंज ई पत्रिका, उनका नाम नीरज, तो नीरज कुंज ई पत्रिका के द्वारा मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनका नाम और उनका काम जिंदा रहे, और जिसमें मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर 2 मासिक पत्रिका है उसे बढ़ाऊं और उसे चलाऊं। तो ये है मेरा साहित्य परिचय और ये है मेरा सामाजिक परिचय जो मैंने आपके समक्ष रखा। दोनों पहलू रखे, इस सामाजिक संस्था में हम कैसे कार्य करते हैं और आई और मैं कैसे आगे बढ़ी और अब क्या कर रही हूँ, दोनों चीजें मैंने आपके समक्ष रखी। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जो है आप अपनी साहित्यिक यात्रा को एक खूबसूरती के साथ जो है उसकी चर्चा कर रही हैं। इसके साथ ही अब अगला प्रश्न है, आपकी जो साहित्यिक जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित होती हैं? देखिए, मेरा पसंदीदा विषय अब तक शुरू से लेके, क्योंकि परिस्थितियां भी ऐसी रही और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि मुझे भरपूर स्नेह, भरपूर प्यार मिला, जीवन साथी से भी, अपने रिश्तों से भी, भाई बहनों से भी, बच्चों से भी। तो
मेरा पसंदीदा विषय प्रेम रहा। मैं प्रेम आधारित रचना ज्यादा लिखती थी और प्रेम आधारित रचना ही ज्यादा पसंद करती थी, और उसी पर आधारित रचना लिखती हूँ अब भी। समर्पित रहती हैं मेरे उस शख्स को, उस इंसान को जिसने मुझे भरपूर प्रेम दिया, भरपूर प्यार दिया। तो मेरी रचना ज्यादातर प्रेम आधारित होती है। श्रृंगार रचना रस लिखना ज्यादा पसंद करती हूँ। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। श्रृंगार रस, रसराज जिसे हम कहते हैं, उस पर लिखना भी इतना जी जी आसान नहीं है, क्योंकि श्रृंगार रस के नाम पर लोग बहुत सी फूहड़ता परोस देते हैं। तो अगर आप उसको इतनी हाँ, ये खूबसूरती आपका के आप साथ लिख रही हैं तो बिल्कुल सच में बिल्कुल। ही ये काबिल जी जी जी। तारीफ है। तो अगले जो प्रश्न है, हम थोड़े साहित्य से संबंधित पूछना चाहेंगे कि आज के समय में जी साहित्य जो है उसका स्वरूप बदल गया है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बदल। तो ऐसे समय में, बदलते समय में साहित्य का जो स्वरूप बदला है, उस पर आपके क्या विचार हैं? हाँ गरिमा जी, ये कहना ठीक है काफी हद तक कि रूप बदल गया साहित्य में। साहित्य में भी काफी हद तक राजनीति आ चुकी है। जी। हाँ, लेकिन देखिए साहित्य में आजकल बहुत नवोदित नए नए रचनाकार भी आ रहे हैं, और मैं खुद को भी अपना वही मानती हूँ, क्योंकि अभी कुछ बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है, बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो जब हम इस क्षेत्र में आते हैं तो सबसे बड़ी और सबसे पहली बात, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी की भावनाओं को, किसी की मतलब सोच को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। यही प्रश्न था ना आपका, कि साहित्य में हम क्या देखती हूँ। और जब रचनाकार हमारे नए नए आ रहे हैं, जैसे हमारा ट्रू मीडिया महिला काव्य मंच है, ट्रू मीडिया समूह है, उसमें भी यही प्रयास रहता है कि हम नए नए रचनाकार जिन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, वो प्लेटफॉर्म दिया जाए, उन्हें बढ़ाया जाए, उन्हें पायदान दिया जाए, उसके बाद वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो जो भी नया रचनाकार आ रहा है, हमारे साहित्य में बड़े बड़े जितने भी हमारे बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बड़े बड़े मंच हैं, बड़े बड़े, तो उन लोगों को मेरा निवेदन भी है उन लोगों से, और मैं कहना भी चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ ऐसे लेखक हैं, कुछ ऐसे साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं जिनमें काबिलियत होने के बावजूद भी, बहुत बहुत बड़ी काबिलियत होने के बावजूद भी, ना तो सही पायदान मिल पाता है, और ना ही सही संपर्क मिल पाता है जिसके द्वारा वो आगे बढ़ सके। तो मैं इतना जरूर चाहूंगी, और मेरी भी इच्छा रहती है कि अगर कोई भी है, मेरे मंच पर भी कई ऐसे लोग जुड़ते हैं जो अभी लिखना शुरू कर रहे हैं, और मेरे मंच पर ऐसे भी लोग, वरिष्ठ लोग हैं, ऐसे भी विशेषज्ञ हैं जो उन्हें सिखा भी रहे हैं। जैसे दोहा हो गया, गजल हो गई, गीत हो गया, इस प्रकार से भी लोग जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर हम कार्यशाला भी लेने का प्रयास करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं, और उसमें मैं खुद भी सीखने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि ज्ञान आप समझते हैं कि जितना लिया जाए उतना कम है। तो ऐसे में मैं सिर्फ ये चाहूंगी, और ये निवेदन भी करना चाहूंगी कि आज के हमारे बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े मंच नवोदित कलाकारों को, नवोदित रचनाकारों को प्लेटफॉर्म दें, जगह दें, उन्हें सम्मान दें, और उन्हें ऐसा पायदान दें कि वो अपनी काबिलियत सबके सामने, समाज के साथ, दुनिया के सामने रख पाए, रख सके। और कमियां गलतियां तो देखिए सभी में होती है, मैं ये नहीं कहती कि कोई पूर्ण होता है, चाहे हर चीज में होती है, मुझ में भी होंगी, आप में भी होंगी, सब में होती है, लेकिन उनकी कमियों को उजागर ना कर कर अगर आप उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो जाहिर है साहित्य में एक नया मुकाम, एक नई पहल होगी। बस मेरा इतना ही कहना है। साहित्य में बड़े बड़े मंचों पर बैठे बड़े बड़े साहित्यकार, जो बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं उनको प्रणाम भी करती हूँ, और उनसे निवेदन भी करती हूँ, और उनका बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं भी जानती हूँ, और ऐसा कार्य कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ मंच ऐसा कार्य नहीं कर रहे, बहुत से मंच ऐसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत से मंच है
जहाँ पर साहित्य भी सिर्फ राजनीति बनकर है। तो हमें इस चीज से बचना होगा, हमें इस तरफ ना जाकर उस तरफ जाना होगा जहाँ साहित्य में वास्तव में साहित्य की सेवा की जाती है, जहाँ वास्तव में साहित्य को बढ़ावा दिया जाता है, वास्तव में साहित्य के प्रति लोगों का प्रेम भाव है, सम्मान है। वहाँ अगर साहित्य में ज्यादा किया जाए तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले साहित्यकार, जितने लोग भी आगे सीखने आ रहे हैं, वो इस चीज में आगे बढ़ सकेंगे और अपनी काबिलियत ला सकेंगे। बिल्कुल। मेरे तो अगले जो प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं, आज हम देख सकते हैं जी कि कॉपी पेस्ट जो साहित्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कविता कविताएं लिखना, गज़लें जी लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लोग किसी की भी गज़ल जी चुरा सकते हैं और दो दो पंक्तियां सबकी जोड़कर, चार लोगों की दो दो पंक्तियां जोड़ ली तो वो एक अपनी नई गज़ल बना सकते हैं और जी, उसको अपने ये नए, ऐसा ऐसा बहुत हो रहा है, ऐसा बिल्कुल बहुत हो बिल्कुल, रहा है। मैं तो बहुत ऐसे में सहमत हूँ ऐसे नए आपसे। लेखकों के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं इस लायक तो नहीं हूँ कि मैं लेखकों को सुझाव दे सकूं। मैं नहीं मानती कि मैं ने लेकिन हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आप जब भी लिखें, सच लिखें और अपने भाव लिखें। जी। जरूरी नहीं है कि गद पद किसी भी विधा में जाना जरूरी नहीं। मैं मानती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही लेखन लिखती हूँ, कि आप किसी विशेष विधा में मत बंधिए। जी। आपको अपने मन की बात अगर कहनी है, देखिए, मैं ये मानती हूँ कि कुछ नियम, कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, जो हमारे साहित्यकारों ने नए नए आविष्कार करके नई नई चीजें बनाई भी हैं, नियम बनाए भी हैं, गजल में भी बनाए हैं। आप बहुत सारी चीजें हैं, गीत में भी हैं, बंद हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब लिखने लगते हैं ना, तो आपके मन में जो भाव आ रहा है, आप बिल्कुल सच्चाई से, बिल्कुल साफ तरीके से आप उसे कागज पे उतार दीजिए। ठीक है, आप उसके बाद अपने जिसे भी आप गुरु मानते हैं, जिसे भी आप अपने से वरिष्ठ मानते हैं, जिसे भी आप अपना प्रेरणादायक मानते हैं, आप उसके समक्ष रख दीजिए कि ये मैंने लिखा, ये मेरे भाव थे। और उसके बाद उसमें जहां कमी बढ़ती होगी, जाहिर है कि आपका अगर प्रेरणादायक है, आपके गुरु हैं, आपके जो भी, जिनसे भी आपने आपको सीख मिली, वो आपकी कमी बढ़ती आपको जरूर बताएंगे। और आपका वो जो भाव है, लिखा हुआ है, वो स्पष्ट तौर पे सबके सामने आ जाएगा। लेकिन लिखने के लिए एक लेखक को सबसे पहले अपने मन के भाव प्रकट करने आना चाहिए। और उसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी भी गद पद किसी में मत जाइए, आप सीधा सीधा अपने भाव उतार दीजिए, पहली बात। और दूसरा, अगर आप जब तक, एक कहते हैं ना कवि या जो भी होता है, उसके मन का हृदय, जो उसका मन है, वो बहुत कोमल होना चाहिए। कोमल मन वाले ही लेखक बन सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि जिनके मन के अंदर प्रेम भाव होगा, जिनके मन के अंदर दूसरों के कष्ट को देखकर कष्ट होगा, वही लेखक हो सकता है। और आज के हों या पहले के जितने भी लेखक हैं, वो सब उसी दायरे में आते हैं कि उनका मन, चाहे राष्ट्र को, जब राष्ट्र के ऊपर कविता लिखी गई तो राष्ट्र के देख कर उन्होंने राष्ट्र भक्ति गीत लिखे, तो उनका मन राष्ट्र के प्रति भावुक था। किसी ने किसी अन्य पे लिखी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि लेखक का मन, और जो भी लेखक आए आगे, वो सबसे पहले अपने मन के भाव उतारना सीखे और दूसरों के दुख को देखकर दुखी होना सीखे। तभी आप लिख पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और समाज की उन चीजों पर लिखें, समाज में जो कहते हैं ना, कि आप जब तक कलमकार ही है जो कुछ समाज के खिलाफ आवाज उठाता है, तभी, चाहे वो लेखक है, पत्रकार है, कुछ भी है, तभी जाके समाज के आगे हम अपनी बात रख पाते हैं। आपके चैनल के थ्रू भी आप बहुत सारे सवाल जिस प्रकार से हमसे भी करती हैं, वैसे भी आप प्रोग्राम करती हैं। तो जब तक कोई आवाज नहीं उठाएगा ना, तो लेखकों को ही अपनी कलम के द्वारा आवाज उठानी होगी। तो वही आपके समाज में भी जाएगी और हमारे सियासत में बैठे सियासतदारों के सामने भी जाएगी।
और 1 से 2 और 2 से 4 तभी होंगे जब कोई एक पहल करेगा। तो इसकी पहल किसी भी जगह कोई भी आप अन्याय देखते हैं तो लेखक उस अन्याय के खिलाफ लिख के आगे बढ़े, तो समझ मेरे ख्याल से काफी बिल्कुल आपने परिवर्तन आएगा साहित्य में, लेखकों की सोच में। बिल्कुल सही कहा आपने। और परिवर्तन जो है वो ज़रूर ही आएगा और आना भी चाहिए। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। नथिंग इज़ परमानेंट बट द चेंज। तो आगे जो है हम आपकी साहित्यिक यात्रा से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछते हैं कि जी जी। आपकी अब तक की इस पूरी यात्रा में कभी आपने कुछ ऐसा महसूस किया जो आपको ऐसे लगा कि मैं ये कर नहीं पाई या ये मुझसे छूट गया? छूट तो बहुत कुछ किया गरिमा जी, जो बहुत कुछ था जो छूट गया और अब कभी शायद पूरा भी ना हो। लेकिन ये पक्की बात है, ये पक्की बात है कि आज भी उसी हिम्मत से, आज भी उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानकर, अपनी हिम्मत बनाकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। जी। साहित्य में भी बहुत कुछ छूटा मुझसे, मैं स्पष्ट कहूंगी। और वो उसको छूटने के 2 कारण रहे। एक कि मैं कहीं गलत बात पर समझौता नहीं करता। गलत बात का मतलब ये कि मैंने सच को सच बोला, जहां गलत होता दिखा मैंने आवाज उठाई, और नतीजा है कि वो बहुत सारी अचीवमेंट या बहुत सारी उपलब्धियां जो हमें मिल सकती थी जी। वो नहीं मिली। जो क्योंकि आपको मैंने अभी पहले आपके एक प्रश्न में उत्तर बताया कि कई जगह साहित्य में भी राजनीति आ चुकी है, जी। और मैं स्पष्टवादी होने के नाते, और मैं स्पष्ट, मैं मतलब सामने अगर मेरे कुछ गलत हो रहा है, साहित्य में हो किसी में भी हो, तो मैं चुप नहीं रह पाई। जी। मतलब मेरे चेहरे के भाव कह लीजिए, मेरे शब्दों ने उस चीज का विद्रोह किया, मैंने उस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाई, मैंने उस बात को बोला कि हाँ ये नहीं होना चाहिए था। जी। साहित्य में भी देखती हूँ कुछ लोग हैं जो मेरे से बहुत बाद आगे आए थे, मतलब मेरे से बहुत बाद हम होता है, मैं अपने को नहीं मानती इतना, लेकिन बहुत ऊंचा मुकाम भी पा गए लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं पाए। लेकिन बात वही आती है कि वो कहते हैं ना कि माना जमाने में बहुत ज्यादा पाया नहीं मैंने, लेकिन ऊंचा उठने की चाह में नीचे गिराया नहीं। तो वही चीज आ जाती है कि मैंने खुद को वहां तक नहीं मैं ले जा पाई कि मतलब वो होता है ना एक कि गिव एंड टेक का रिश्ता कह लीजिए, कि भाई मैं उस सोच तक नहीं, वहां तक नहीं जा पाई कि भाई गलत है तो गलत हो रहा है, तुम्हें क्या लेना, तुम अपना काम करो या तुम जी। अपना आगे बढ़ो। नहीं, जी। मुझसे नहीं हो पाता गरिमा। बिल्कुल। आज भी मैं बहुत सारी जगहों पे बुरी बन जाती हूँ, मतलब मेरा शायद सामने वाले के पास ये चीज भी चली जाती है कि यार वो तो, लेकिन नहीं हो पाता, मैं नहीं कर पाती। तो इस वजह से बहुत से अपने इस नेचर की वजह से, स्वभाव की वजह से बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी जगह, बहुत साहित्य में कह लीजिए, अन्य मुकाम भी कह लीजिए, बहुत सारी जगहों पे बहुत कुछ खोया है, लेकिन उस खोने को कोई डर नहीं है, मतलब मुझे कोई गम नहीं है, उस खोने का मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी समझौता किया नहीं, अपने समझौते पर चली हूँ, अपनी विचारधारा पर चली हूँ मैं, कि सच है तो सच। और ऐसा नहीं है कि मेरी इस वजह से लोग मेरे खिलाफ भी हुए हैं, बहुत से लोग हैं आप जैसे चाहने वाले हैं, बहुत से ऐसे अपने हैं जो दिल से मान सम्मान देते हैं, जो दिल से इस बात को मानते हैं कि हाँ आप अपनी जगह सही हैं और आप यहीं रहिए, कोई बिल्कुल मत हिलिए आप इस जगह से, अपनी इस सोच से, कोई बात नहीं जो है, लेकिन ईश्वर की कृपा है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है,
कि मुझे बहुत ज्यादा मिला है और शायद किस्मत से ज्यादा मिला है। और जो बिल्कुल, मैंने बहुत खोया है वो भी किस्मत से पहले और बहुत जल्दी खो दिया, लेकिन वो भी उसकी रजा है, उसके आगे हम सब मजबूर हैं। लेकिन जीवन में मैंने आज तक बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया है, मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है आज तक। लेकिन एक चीज के खोने का अफसोस है जो पूरी जिंदगी रहेगा। लेकिन कुछ मजबूर हैं उसके आगे भी। किस्मत ने मुझे बहुत दिया है, एक अच्छा परिवार। कहते हैं कि आपसे एक बात साझा करती हूँ। आपने जैसे कहा क्या सुन कि एक समय था, परिस्थितियां हैं, इंसान चलता है, सुख दुख सबके साथ साझा आते हैं। एक समय आया था कि जब हस्बैंड को बहुत बड़ा लॉस हो गया था बिजनेस में, तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत तकलीफ में थी। जाहिर है कि जब आपका लाखों का करोड़ों का कारोबार डूबता है तो इंसान पत्नी होती है, तो मैं बहुत तकलीफ में थी। तो मेरे बेटा बहुत छोटा था उस वक्त, लगा लीजिए 14-15 साल का रहा होगा। मैं और हस्बैंड दोनों ही परेशान थे। तो ऐसे में मेरा बेटा आया हमारे सामने, एक हाथ उसने मेरा पकड़ा और एक अपने डैडी का पकड़ा। बोले आप दोनों परेशान क्यों हो? तो हमने कहा बेटा ऐसे ऐसे देख इतना बड़ा लॉस हो गया। हस्बैंड ने भी कहा, कहता कुछ नहीं गया माँ आपका, डैडी आपका भी कुछ नहीं गया। ये एक बहुत बड़ी बात है 13-14 साल के बच्चे के लिए कि क्या था आपका, जो गया वो आपका नहीं था, जो आपका था वो आज भी आपके पास है। मैं आपके पास हूँ, बहन आपके पास है, मम्मा डैडी आपके पास है, हम तीनों आपके पास है, आप क्यों घबरा रही हो? जब ये ऐसे अनमोल रिश्ते जब आपके पास होते हैं ना, तो फिर आप ऐसे हार कर भी जीत जाते हैं और आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं खोया। और ये बहुत ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि जितनी अच्छी सोच के मेरे हस्बैंड थे, जितनी अच्छी परवरिश उनको मिली थी, उतनी अच्छी परवरिश उन्होंने आगे अपने बच्चों को दी और उतनी अच्छी सोच आज मेरे बच्चों की है। आज मेरा एक बेटा, एक बेटी, दामाद, तीनों बच्चे अपने डैडी के जाने के बाद मुझे ऐसे संभाले हुए हैं कि जैसे कहते हैं ना, उन्होंने संभाल रखा था, फूल रखते हैं ना हाथों में। तो इस तरीके से मेरे हस्बैंड ने मुझे संभाला और आज मेरे बच्चे संभाल रहे हैं। और ऐसे ही मेरे पापा ने मुझे संभाला हुआ था, तो इसलिए मुझे रिश्तों में बहुत कुछ मिला है। तो बहुत सारी चीजों में बहुत कुछ खोकर भी मैंने कुछ नहीं खोया, मेरे पास बहुत। बहुत और खूब। ईश्वर बनाए रखे, बस यही बहुत बड़ी बात है कि उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और बच्चे आगे बढ़ते रहें और हम बिल्कुल, उन्हें आशीर्वाद देते रहें। बहुत ही तो खूबसूरत बातें आपने कही और बहुत ही एक सार्थक चर्चा जो है वो हमने की। और क्योंकि अब प्रोग्राम अंत की तरफ बढ़ रहा है तो अब हम चाहेंगे कि जी हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए दो शब्द जी आप जी। कहें, गीतांजलि जी। गरिमा जी देखिए, मैंने आपको शायद शुरू में बताया था कि चलिए मैं अपनी 4 पंक्तियां आपको भी और आपके हमारे सभी देखने वाले दर्शकों को समर्पित करती हूँ कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में दुआओं जैसे होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में दुआओं जैसे होते हैं। वो खुदा तो नहीं होते, बस खुदाओं जैसे होते हैं। वो खुदा तो नहीं होते, बस खुदाओं जैसे होते हैं। तो आप सब लोग, चाहने वाले लोग, सुनने वाले लोग, सब मेरे लिए दुआओं जैसे हैं, खुदाओं जैसे हैं। आप सभी का प्यार मुझे मिलता रहे, बस यही कामना करती हूँ। बहुत ही प्यारी, सच में बहुत खूबसूरत बातें आप करती हैं। और मुझे लगता है कि आज की ये जो चर्चा है, इससे अगर एक भी व्यक्ति कुछ सीख पाता है तो हमारा ये जो प्रयास है ये जी जी जी। बिल्कुल सार्थक जो है हो जाएगा। और मुझे लगता है हमारी जो छोटी सी कोशिश है, ऐसे ही अगर आप सब लोग जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो ये जो प्रयास है वो बिल्कुल आगे बढ़ेगा, सफल होगा। और
मैं अंत में जो है गीतांजलि जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि आज इन्होंने सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे साथ जुड़ी और अपनी पूरी एक जीवन यात्रा जो है वो हमारे साथ साझा की, और मुश्किलों को हराते हुए ये जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं ये बिल्कुल बधाई की पात्र हैं, और हमारी शुभकामनाएं जो हैं बिल्कुल आपके साथ हैं। आगे भी इस तरह से आपकी पुस्तकें आती रहें, आगे भी आप ऐसे ही लिखती रहें, समाज सेवा का जो कार्य है वो करती रहें, दिनों दिन उन्नति आप करती रहें, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और दो पंक्तियों से आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि चलो आज मुश्किलों को हराते हैं, चलो आज मुश्किलों को हराते हैं, आओ आज हराते दिन हैं भर और गम मुस्कुराते में हैं, भी मुस्कुराते आओ आज दिन भर मुस्कुराते हैं। और ऐसे ही मुस्कुराते हंसते मुस्कुराते रहिए। हमारे जो दर्शक हैं वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आपको, आज गीतांजलि की जो साहित्यिक यात्रा की जो चर्चा हमने की है ये आपको कैसी लगी, आप इससे प्रेरित हो या कोई भी प्रश्न आप करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा। और चलिए अब हम विदा लेते हैं अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से हाजिर होंगे एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गरिमा जी। आपने भी अपना इतना समय दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और कुछ मैंने मेरे मन के भाव, मेरे कुछ विचार आपने सुने और सराहा उनका, उसके लिए आपका और सभी श्रोताओं का धन्यवाद।